Hello everyone, my name is Shivendra Rathod. Today we are on the screen for a healthy discussion on the Sociological School of Jurisprudence. Sociological School of Jurisprudence, which is also termed as a functional school of jurisprudence. Here we study the effect of law and society on each other. सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं कि किसी सोसाइटी और वहाँ के लॉ का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोस्तों, ये कहता है कि लॉ और सोसाइटी के बीच में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर होता है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं एहरलिख, ये कहते हैं एट द प्रेजेंट एज वेल एज एनी देयर टाइम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीगल डेवलपमेंट लाइज नॉट इन लेजिस्लेशन नॉर इन द ज्यूरिस्टिक डिसीजन। ना तो लेजिस्लेशन में और ना ही किसी जजमेंट में जो लॉ का डेवलपमेंट है वो निर्धारित होता है, बल्कि किसी स्थान की जो सोसाइटी है, जो किसी प्लेस की सोसाइटी है, वो स्वयं निर्धारण करती है कि वहां का लॉ का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे डिसीजंस होंगे, किस तरीके के लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे बनाए जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम्स के दोस्तों दो कॉन्सेप्ट या सिद्धांत हो सकते हैं। पहला है वन इज अ सोशोलॉजिकल व्यू। एक तो वहां का सामाजिक तर्क कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा वहां का लीगल एस्पेक्ट, वहां के लॉ रूल्स कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सती का एग्जाम्पल लेके। अब देखते हैं कि सती जो सिस्टम था उसका आज के टाइम पे लीगल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सती होता क्या है। एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग द विडो ऑन हर हस्बैंड्स फनरल पायर। जब किसी हस्बैंड का फनरल होता था, जब उसका क्रियाक्रम हम कह सकते हैं हिंदू विधि के अनुसार होता था, तो उसके साथ में जो उसकी पत्नी होती थी उसको भी उसी आग में आहुति दी जाती थी, उसको भी बर्न किया जाता था उसी फनरल में। तो अगर हम लीगल एस्पेक्ट देखें तो जो सती प्रथा है वो सबसे पहले एबॉलिश की गई थी कलकत्ता में इन 1798। ये दोस्तों पॉइंट आप याद रखिए, 1798 में कलकत्ता में सबसे पहले एबॉलिश की गई थी सती सिस्टम। ये जीएस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। और फिर उसके बाद जो बैन है वो ब्रिटिश टेरिटरीज में लगाया गया था 1829 में, बट जो लॉ है वो प्रिवेंट किया गया था ऑफ सती एक्ट 1787 में, सॉरी 1987 में। और इसके द्वारा जो लॉ है सती का, इसको लॉ नहीं हम कह सकते, जो सती का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से इलीगल ठहराया गया था। तो ये तो एक बात हो गई कि लॉ के द्वारा रोका गया था। बट अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें आज के टाइम में, तो एक तरफ जहां पे हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे प्रिवेल करना सती सिस्टम को बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम सोचे किसी हस्बैंड के फनरल पायर पे किसी उसकी वाइफ को अगर हम वहां पे सती करना चाहें तो ये बहुत ही हार्ड काम होगा हमारे लिए खुद, भले ही ये लॉ ना प्रिवेल होता तब भी। तो दो एस्पेक्ट हो गए इसके सती के। पहला लीगल एस्पेक्ट हो गया, उसके अनुसार तो ये लीगली तो मना है ही है, बट आज की जो हमारी सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं अगर ये लॉ ना होता तब भी पूरी तरीके से प्रिवेंट करने में सक्षम थी। तो ये दोनों व्यू, सोशोलॉजिकल और लीगल एस्पेक्ट, दोनों किसी प्रॉब्लम्स और वहां का सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रिवेल करने में हेल्प करते हैं। राइज ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का उदय किस तरीके से हुआ था। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि लेजर्स फेयर की पॉलिसी या लेजर्स फेयर की नीति क्या थी। जो लेजर्स फेयर था इसमें था कि इट इज द पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है इकोनॉमिक मैटर्स में, उसको कम से कम करने का प्रयास किया गया, भले ही वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो या सोसाइटी के बीच में हो।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस देना चाहता था लोगों को कि वो अपने इकोनॉमिक मैटर्स को अच्छे से डील कर सकें और एक अच्छा बेनिफिट पा सकें। और इसके साथ में बताया गया कि जो लॉ है, अब अगर ऐसा है तो फिर लॉ का क्या काम रहेगा? तो इसको भी डिफाइन करने के लिए कहा गया कि इट इज़ to prevent any conflict and coercion against individual like theft, fraud, etc. जो लॉ है इसका काम है कि अगर लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको सुलझाना। अगर कोई चोरी करता है किसी की सामान को या कोई फ्रॉड करता है इकोनॉमिक मैटर्स में तो उसको डील करने के लिए है हमारा लॉ, ना कि सोसाइटी के इकोनॉमिक अफेयर्स में हस्तक्षेप करने के लिए या इंटरफेयर करने के लिए। तो इसी के अगेंस्ट में हमारा जो उद्भव होता है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉ है वो पूरी तरीके से सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का उद्देश्य सिर्फ वहां के इंडिविजुअल्स को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि पूरे स्टेट को एक साथ लेके एक वेलफेयर स्टेट का डेवलपमेंट करना भी होता है। तो इसलिए जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सपोर्ट करता है द बैलेंस बिटवीन द वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समाज के और लोगों के निजी जो इंटरेस्ट हैं दोनों को संभालने का और उनके बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। अब जानते हैं दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मॉन्टेस्क्यू। 1689 से 1755 तक इनका वर्क रहता है और ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनको एक अहम किरदार दिया गया है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, आप याद करके रखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की। इसका फ्रेंच वर्जन जो था उसका नाम था एल एस्पिरिट डेस बॉइस, एल ई एस पी आर आई टी एस्पिरिट, डी ई एस डेस, बी ओ आई एस बॉइस। ये भी साथ में आप याद रखिए, इसका फ्रेंच वर्जन था एल एस्पिरिट डेस बॉइस। अब देखते हैं दोस्तों कि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी क्या कहती है। ये कहते हैं लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक। जो किसी भी स्थान का लॉ है वो वहां के नेशनल कैरेक्टर को दर्शाता है। वहां का लोगों के बीच में किस तरीके के इक्वालिटी है और वहां की इक्वालिटीज क्या हैं, कंट्री किस तरीके से रेगुलेट कर रही है, वहां का कॉमर्स कैसा है, वहां का ट्रेड कैसा है, कस्टम्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, ये सारी चीजों को डिनोट करता है उस कंट्री का लॉ। यूगेन इहर्लिख 1862 से 1922 तक इनका वर्क रहता है। इहर्लिख कहते हैं कि सोसाइटी इज द एसोसिएशन ऑफ मेन। सोसाइटी कुछ भी नहीं बल्कि लोगों का एक समूह है जिनकी कुछ भावनाएं होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग लॉ का इवोल्यूशन होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ क्या होता है? जब भी हम लॉ को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। अपनी बुक में यह लिखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल सिस्टम इज नॉट इन लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी इटसेल्फ। किसी भी स्थान पे जो लॉ का डेवलपमेंट है वो ना तो लेजिस्लेशन पे डिपेंड करता है ना वहां के जुडिशियल डिसीजन पे, बल्कि वहां की सोसाइटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक बात तो है, अगर कोई लॉ है उसको डेवलप किया जाता है किसी जुडिशियल डिसीजन से या लेजिस्लेशन से, बट उसको प्रिवेल करने के बाद वो किस तरीके से लागू होता है, किस तरीके से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे। और इसके लिए इहर्लिख ने एक और नाम दिया था लिविंग लॉ। दोस्तों आप याद रखिए, लिविंग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए डॉवरी। डॉवरी पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग, बट जो सोसाइटी है उसमें लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से वो लगातार रेगुलेट हो रहा है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा है, ना लेजिस्लेशन ना जुडिशियल डिसीजन।
तो इसलिए जो सोसाइटी है वो सिर्फ मानती है किसको, लिविंग लॉ को, और वास्तव में वही लॉ प्रिवेल कर पा रहे हैं सोसाइटी में जो लोगों की कंसेंट से या सोसाइटी की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनके अनुसार डेवलप हुए हैं, वही असल मायनों में डेवलप कर पा रहे हैं। And the Ehalik argued that society is the main source of law and better source of law than legislation and judicial decision. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया डॉवरी का, सिंपल सा एग्जांपल था, आप समझ सकते हैं कि लॉ का डेवलपमेंट किस तरीके से पूरी तरीके से सोसाइटी पे डिपेंड करता है, ना कि लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन पे। रेस्क्यू पाउंड, जिनका जन्म होता है 1817 में और अपना वर्क देते हैं ये टिल 1964. He is an American legal scholar and Pound was one of the most leading and influencing jurists who developed the American sociological jurisprudence in a systematic form. बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्म में इन्होंने सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझाने का प्रयास किया। इनकी जो थ्योरी है इसको सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कहते हैं। एक्चुअली जो दोस्तों सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसको हम पॉन्ड के कार्यों के लिए ही एज अ फंक्शनल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मेंशन करते हैं, क्योंकि जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है ये कहीं ना कहीं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ पे डिपेंड करती है। क्या है सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी? ये कहते हैं द बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट विद द हेल्प ऑफ लॉ। लॉ का जो वर्क है वो इंडिविजुअल और सोशल या जो नेशन का इंटरेस्ट है उसके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको पूरी तरीके से रिजॉल्व करना है। और ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, ये कहते हैं कि जो लॉ का उद्देश्य है इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के बीच में जो भी इंटरेस्ट हैं उनके बीच में बैलेंस बना के रखना है। आपको बताता हूं मैं एक एग्जांपल से, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें फ्रीडम देता है स्पीच और एक्सप्रेशन की। बट वहीं दूसरी साइड जो स्टेट है इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, ताकि जो दूसरों के राइट्स हैं वो किसी भी तरीके से इफेक्ट ना करें। इसलिए जो इनकी थ्योरी है इंटरेस्ट थ्योरी, ये पूरी तरीके से लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस में रखने का कार्य करती है। और एक और चीज आप दोस्तों याद रखिए जो पॉन्ड डिस्कस करते हैं, he says the end of law according to him is to satisfy a maximum of wants with the minimum of confrontation। कम से कम विवाद की स्थिति पैदा करते हुए दूसरों के जो इंटरेस्ट है, विल है, वांट्स है, उनको पूरी तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो पॉन्ड है इनके कार्य को किस लिए इतना सराहनीय दिखाया गया है इन सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने जो भी अपनी थ्योरी थी उसको कितनी अच्छी तरीके से पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट थ्योरी थी उसमें भी देखिए इन्होंने 3 तरीके के इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से कन्फ्रंटेशन ना हो सके बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और किसी भी सोसाइटी के इंटरेस्ट में, और कोई भी ओवरलैपिंग भी ना हो कि हम समझने में समझ भी ना सके कि आखिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहा है, मतलब स्टेट के लिए है या इंडिविजुअल के लिए है। तो इन्होंने 3 तरीके के इंटरेस्ट को डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ये बात करता है इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, लोगों के व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट हैं उसकी, इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन, लोगों के जो पारिवारिक इंटरेस्ट हैं उसके लिए, एंड द इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, लोगों की जो भी चीजें हैं उनके लिए जो भी इंटरेस्ट हैं उनकी बात करता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आ जाता है पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक रिलेशन एंड सब्सटेंस। उसके बाद जो है पब्लिक इंटरेस्ट, ये बात करता है इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के इंटरेस्ट की बात करता है। इसमें कौन सी चीजें आ जाएंगी? पॉलिटिकल लाइफ, लोग किस तरीके से किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल लाइफ के इंटरेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके से जो स्टेट है और जो इंडिविजुअल है वो इंटरफेयर ना कर पाए।
उसके बाद जो सोशल इंटरेस्ट है, ये बात करता है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं और ये वास्तव में किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में और वहाँ के जो भी लोगों के हितकर के लिए जो भी चीजें हैं उनके लिए ये बात करता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जनरल पीस, एक शांति बनी रहेगी सोसाइटी में, तभी वहां पे एक अच्छी तरीके से लॉ प्रिवेल कर पाएगा। शांति मतलब जैसे अगर वहां पे पूरी तरीके से अराजकता व्याप्त हो जाए तब तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो इसलिए वहां पे एक जनरल पीस होनी चाहिए, लोगों के हेल्थ की बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लोगों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके बीच में सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई फ्रॉड ना कर पाए, किसी भी तरीके की चोरियां ना हो पाए, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ के जो रिलीजन है लोगों को अपने रिलीजन इंजॉय करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, अब उनकी जो पॉलिटिक्स है मतलब वो वोट कैरी कर रहे हैं तो वोट दे सकें, और प्रचार करना चाहते हैं अपना प्रचार कर सकें, और इकोनॉमिक्स मैटर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस ही है हमारा किसी भी व्यक्ति की लाइफ का, तो इकोनॉमिक मैटर्स में भी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो पाए। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो जो रस्क पाउंसर हैं इन्होंने 5 तरह के ज्यूरल पोस्टुलेट को इंट्रोड्यूस कराया था इन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ये 5 कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है क्रिमिनल, नेक्स्ट है लॉ ऑफ पेटेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दोस्तों ये एक तरीके से जो किसी सोसाइटी के पर्सन होते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, वो चीजें इसमें मेंशन की गई। इसमें रेस्क्यू पाउंसर जो हैं ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि किसी सोसाइटी में सिर्फ ये 5 ही ज्यूरल पोस्टुलेट हों, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या इन 5 में कोई चीज, वो सोसाइटी पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आखिर कौन कौन से ज्यूरल पोस्टुलेट्स किस सोसाइटी में डेवलप होंगे। उसके बाद आते हैं लियोन डुगुइट्जर, 1859 से 1928 तक। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन थे एगस्ट कॉम्सर और दुर्खीम के। एगस्ट कॉम्सर जो थे इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड का यूज किया था फॉर सोशियोलॉजिकल लॉ, और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ऑर्गेनिक थ्योरी का। मतलब ये कहते थे कि जो सोसाइटी है वो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करती है। वहीं पे जो दुर्खीम सर थे ये कहते थे कि जो लॉ का मेन एस्पेक्ट है वो है एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस, जो है मेंस की किसी सोसाइटी में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको प्रमोट करना, और उसी को नाम दिया डुगुइट ने थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। इसी पे वर्क किया इन्होंने और प्रमोट करते थे हमेशा किसको? इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन हिज अदर फेलो मैन, एक दूसरे पर जो सोशल सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस है उसको प्रमोट करने का वर्क किया था लियोन डुगुइट ने। और ये सबसे ज्यादा जो फोकस करते थे वो कहते थे ड्यूटीज पे, जो लोगों की ड्यूटीज है, क्योंकि तभी अगर लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो करेंगे अच्छे से, तभी जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे वो अच्छी तरीके से बनी रह सकती है और प्रमोट हो सकती है। So finally guys, this is the end of our video. If you like this video then subscribe our channel and share this video.